हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रभु एजुकेशन। दिस इज़ प्रभात सिंह और आज हम पढ़ने जा रहे हैं चैप्टर 2 ऑफ क्लास 11th अकाउंटेंसी का। चैप्टर 1 हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियोस डाल दिया गया है, तो आप लोग उसको जाके ज़रूर से देख लेना। चलो अच्छा, तो चैप्टर 2 क्या है? देखो, हमने ऑलरेडी अकाउंटिंग के बारे में बेसिक्स जो है वो जान ली है कि अकाउंट्स क्या होता है, उसका पर्पस क्या होता है मेंटेन करने का, और किस हिसाब से अकाउंट जो है वो बनाया जाएगा। अब अकाउंट्स में जो जो टर्म्स यानी जो जो शब्द हम क्या करने वाले हैं, यूज़ में लाने वाले हैं, उसको हम आज इस वीडियो में जानेंगे। तो उसमें सबसे पहले तुम्हारा जो टर्म आता है वो आता है बिजनेस ट्रांजैक्शन। देखो, ट्रांजैक्शन का मतलब ही यहाँ पे क्या इन्वॉल्व हो रहा है कि दो पार्टीज इन्वॉल्व हो रही है। तो ट्रांजैक्शन में तुम्हारी सबसे पहली बात तो टू पार्टीज इन्वॉल्व होती है। इसके बाद जब मैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में बात कर रहा हूँ, अच्छा टू पार्टीज तो साथ में इन्वॉल्व हो रही है, प्लस यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है। और जब यहाँ पे मनी इन्वॉल्व हो रहा है तभी वो क्या बन रहा है, ये एक एक्चुअल में ट्रांजैक्शन बन रहा है, जो कि अकाउंटिंग का डेफिनेशन ही ऑटोमेटिकली बोल देता है कि वी हैव टू रिकॉर्ड द मॉनेटरी वैल्यूएशन ऑफ द ट्रांजैक्शन। ठीक है। अच्छा, जब मैं बात कर रहा हूँ बिजनेस ट्रांजैक्शन पे, तो जाहिर सी बात है, जब बिजनेस डे टू डे बेसिस पे जो भी ट्रांजैक्शन करता है, जो भी वो एसेट्स वगैरह परचेज करता है, एसेट्स क्या होता है वो अभी देखेंगे। ठीक है। तो जो भी लेन देन होता है जब बिजनेस लेवल पे होता है तो हम उसको जो है रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज कॉल्ड बिजनेस ट्रांजैक्शन। अगला है अकाउंट। देखो, अकाउंट इज नथिंग बट अ लेजर। अब ये लेजर एक पूरा का पूरा चैप्टर है क्लास 11th में, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। बस इतना बता देता हूँ कि लेजर जो है वो क्या है, एक फॉर्मेट है जहाँ पे जैसे मान के चलो अगर मैंने किसी को सैलरी पे की तो मैं सैलरी अकाउंट बनाऊंगा, मैं अगर मशीन खरीदा तो मैं मशीन अकाउंट बनाऊंगा। ठीक है। तो ये क्या है, एक लेजर फॉर्मेट है, ये एक फॉर्मेट है जिसमें हम रिकॉर्ड करते हैं। तो अकाउंट वही है, मतलब सैलरी अकाउंट, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस अकाउंट, या कोई भी जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे होंगे, जो जो टर्म्स अभी हम पढ़ने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी। अच्छा, इसके बाद अगला टर्म है हमारा कैपिटल। अब बहुत ध्यान से समझना, कैपिटल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म वी आर गोइंग टू यूज इन द अकाउंटेंसी ऑफ क्लास 11। ठीक है, अब समझो भाई, अब क्या है ये कैपिटल? वो पैसा है जो कि ओनर या बिजनेसमैन बिजनेस में इन्वेस्ट करता है। अब ज़रूरी नहीं है कि वो जो पैसा है वो सिर्फ पैसा हो, बल्कि उसके साथ में कोई भी एसेट हो सकता है। एसेट किस सेंस में? मशीन, फर्नीचर, प्लांट, बिल्डिंग, कैश, कुछ भी। ठीक है। तो मतलब ये है कि कैपिटल सारी चीज़ें, मेरी कोई प्रॉपर्टी है मैंने उसको बिजनेस में यूटिलाइज कर लिया, मेरी कोई बिल्डिंग है मैंने उसको यूटिलाइज कर लिया। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हम बिजनेस में यूटिलाइज कर सकते हैं इन द इन्वेस्टमेंट फॉर्म, दिस इज कॉल्ड कैपिटल। ओके, ड्राइंग्स। अब बहुत ध्यान से समझो, ड्राइंग्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है कि बिजनेसमैन जब कंपनी के पैसे में से, जब बिजनेसमैन ऑर्गेनाइजेशन के पैसे में से अपने लिए पैसा निकालता है, घर खर्च के लिए, पर्सनल यूज़ के लिए, बिजनेस के यूज़ के लिए नहीं निकाल रहा। जब वो पर्सनल यूज़ के लिए निकाल रहा है तो वो हमारा क्या होगा? ड्राइंग्स होगा। ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा? पर्सनल यूज़ के लिए जब पैसा निकाल रहा है तो ये हमारा ड्राइंग्स है, ये टर्म है। ठीक है। ये उस ओनर के ऊपर क्या होती है? लाइबिलिटी होती है। अच्छा, अब इसके बाद, अच्छा लाइबिलिटी बोले क्या, जस्ट लाइबिलिटी यहाँ पे आ गया हमारा। देखो अब क्या है लाइबिलिटी। लाइबिलिटी का सिंपल मतलब तुम समझना, इसका मतलब है उधार। क्या मतलब है इसका? उधार। हम उधार पे सामान लाते हैं। ठीक है, यही है हमारा लाइबिलिटी। बहुत ध्यान से समझो कि लाइबिलिटी दो तरीके के हैं, एक है नॉन करेंट लाइबिलिटीज और दूसरा है हमारा करंट लाइबिलिटीज। ठीक, अब सबसे पहले करंट लाइबिलिटीज समझते हैं। देखो, उधारी है। अब उधारी यानी ऑर्गेनाइजेशन को पैसा पे करना है। उधारी मतलब ऑर्गेनाइजेशन को पैसा पे करना है। जब ऑर्गेनाइजेशन को पैसा पे करना है तो वो हमारी लाइबिलिटी हो गई। वो लाइबिलिटी के बारे में बात कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ करंट लाइबिलिटी के बारे में। अब करंट लाइबिलिटी का मतलब वो पैसा जो कि विद इन 1 ईयर देना हो। ठीक, जिसका पेमेंट क्या करना हो? पेमेंट विद इन 1 ईयर।
ये मेरा क्या होगा, करंट लायबिलिटी। क्या क्या चीज़ें होंगी, सपोज करो कि मेरे पंखे का कोई इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, वहाँ पे मैंने 20 फैंस ऑर्डर करके कंपनी से मंगवाए उधारी पे। जब मेरे पंखे बिक जाएंगे तो मैं क्या करूँगा, उसके पैसे को जो है वहाँ पे पेमेंट कर दूंगा। तो वो जो बंदा है, वो जो फैक्ट्री वाला बंदा है जिसको मुझे पेमेंट करना है, मेरे लिए वो क्या है, एक क्रेडिटर है। क्रेडिटर यानी वो बंदा जिसको मैं पैसा दूंगा, अभी दिया नहीं हूं, दूंगा, ठीक है। तो अब जाहिर सी बात है 1 साल के अंदर तो मैं उसका पेमेंट क्या करूंगा, कर ही दूंगा। तो ये मेरा क्या होगा, क्रेडिटर, ठीक है। बैंक से कभी लोन लिया सिर्फ 1 साल के लिए, ठीक है, तो बैंक लोन भी आ सकता है। वो लोन जो सिर्फ 1 साल के लिए है, अगर वो 1 साल से ज़्यादा है, टाइम ड्यूरेशन मेंशन करेगा, अगर वो 1 साल से ज़्यादा है तो वो कहाँ आ जाएगा, वो नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाएगा। अब नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या चीज़ें आती हैं भाई, ये तो सिंपल सी बात है। अगर ये विदिन 1 ईयर है तो ये मोर देन 1 ईयर हो जाएगा, ठीक, मोर देन 1 ईयर। नॉन करंट लायबिलिटीज वो पैसा जो कि मोर देन 1 ईयर होगा, ठीक है। अब जब मोर देन 1 ईयर हो रहा है यानी ये वो पैसा है जो कि हम 1 साल से ज़्यादा तक के लिए धीरे धीरे उसको इंस्टॉलमेंट में पैसे देंगे। जैसे मान के चलो तुमने बैंक से कोई लोन लिया, अब वो जो बैंक से लोन है वो तुम 1 साल से ज़्यादा 5 साल के लिए लोन ले लिया, उसका इंस्टॉलमेंट तुम 5 साल तक अगर देते रहे तो वो क्या हुआ, तुम्हारा नॉन करंट लायबिलिटी हो गई, ठीक है। उसमें और भी चीज़ें आती हैं जिसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग, ठीक, और भी चीज़ें हैं, उसको फिलहाल अभी नहीं देखना है, वो जब आएंगे ना, जब वो टर्म्स आएंगे तो हम उसको समझेंगे। अभी फिलहाल ये समझो कि करंट लायबिलिटीज़ वो पैसा जो 1 साल के अंदर देना है, नॉन करंट लायबिलिटीज़ वो पैसा है जो 1 साल से ज़्यादा तक के लिए देना है, ठीक है। अच्छा, अगला है एसेट्स। देखो ये एसेट्स जो है ये तुम्हारी कंपनी की संपत्ति है, ठीक है। कंपनी की संपत्ति है मतलब कंपनी के पास क्या क्या चीज़ें होती हैं, कंपनी के पास मशीन होती है, फर्नीचर होती है, बिल्डिंग होती है, प्रॉपर्टी होती है, कॉपीराइट्स होते हैं, गुडविल होते हैं, पेटेंट्स होते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो हैं ये कंपनी के पास होती है, जो कि कंपनी लंबे समय तक अपने पास रखता है और कंपनी उसी के बेस पे पैसा कमाता है। अब समझने वाली बात यह है कि एसेट्स में भी टाइप्स हैं थोड़े से, जैसे लायबिलिटीज में टाइप्स थे वैसे ही एसेट्स में टाइप्स हैं। अब समझो, नॉन करंट एसेट्स में 2 चीज़ें हैं, एक है टेंजिबल एसेट, एक है इनटेंजिबल एसेट। सर ये टेंजिबल और इनटेंजिबल क्या है, देखो टेंजिबल यानी वो एसेट्स, एसेट्स का मतलब समझ में आया, मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक, गुडविल। ये गुडविल क्या होता है सर, ये गुडविल हम आराम से समझेंगे, इसको अभी समझने की ज़रूरत नहीं है। कॉपीराइट्स, कॉपीराइट्स तो शायद तुमको थोड़ा बहुत पता होगा, जब हम कोई बुक वगैरह लिखते हैं तो उसका हमारा ओनरशिप होता है, उसको कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ठीक है। अब टेंजिबल एसेट समझो, टेंजिबल एसेट यानी वो एसेट जो हमको दिखाई देता है। अच्छा, मतलब जैसे बिल्डिंग हमको दिखाई देती है, फर्नीचर हमको दिखाई देता है, मशीन हमको दिखाई देती है, ज़मीन हमको दिखाई देता है, तो ऐसी चीज़ें जो हमको दिखाई देता है, जो कि परचेज़ में, लेन देन में, बॉर्डर ट्रांसफ़र करते हुए जो चीज़ें दिखाई देती हैं, वो चीज़ें क्या होंगी, हमारी टेंजिबल एसेट होगी। तो ये टेंजिबल एसेट का कंसेप्ट हो गया ख़त्म, ओके। अब आता है तुम्हारा इनटेंजिबल एसेट। इनटेंजिबल एसेट यानी वो एसेट जो तुमको दिखाई नहीं देता। सर ऐसा कौन सा एसेट है जो हमको दिखाई नहीं देता, पहली बार क्लास 11th में ये समझ में नहीं आ रहा कि सर एसेट है दिखाई नहीं देता, ऐसी क्या चीज़ है, जादू थोड़ी है, हवा है, हवा भी तो एक एसेट ही है नेचर के हिसाब से। देखो नेचर में अगर हवा ना रहे तो फिर हम कुछ कर ही नहीं सकते, बट फिलहाल हम कंपनीज पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से देखते हैं। तो देखो इनटेंजिबल एसेट, एक एग्जाम्पल है बहुत बढ़िया सा, समझो कि अगर मैं तुमको 40 रुपये दूँ, तुमको भेजूं दुकान नमक खरीदने के लिए, तो कौन सा नमक खरीदोगे, सोचो, बताओ भाई बताओ, टाटा का नमक खरीदोगे। मैंने तुमको दुकान भेजा, मैंने तुमको शॉप भेजा नमक खरीदने के लिए, मैंने तुमको 40 रुपये दिए, तुम कौन सा नमक खरीदोगे, टाटा का नमक खरीदोगे। क्यों टाटा का ही नमक खरीदेंगे, कुछ तो है वो आखिर हमारे दिमाग में उसका कुछ इंटेंशन कि सिर्फ टाटा का ही नमक क्यों खरीदेंगे। देखो ब्रांड वैल्यू, ब्रांड वैल्यू जो है वो किसी भी कंपनी के लिए एक बहुत अच्छा एसेट होता है, जो कि एक्चुअली वो दिखाई नहीं देता, लेकिन वो मार्केट में वो लोगों के दिमाग में होता है। मैं तुमको बोलूं अगर फ़ोन खरीदने जाओ, 1 लाख रुपए लो, जाके फ़ोन खरीदो, कौन सा फ़ोन खरीदोगे, आईफोन। क्यों आईफोन, दूसरे फ़ोन्स भी तो हैं, लेकिन नहीं, हमारा एक ब्रांड वैल्यू सेट है, एक स्टैंडर्ड सेट है, वही कंपनी की क्या है, गुडविल है। जो गुडविल अभी बोल रहा था ना, ये
ये गुडविल वही कंपनी की गुडविल है। मतलब गुडविल यानी एक अच्छा नाम, कंपनी का एक अच्छा जो नाम है, जो फेम है कंपनी के लिए, वो एक एसेट है। तो वो इनटेंजिबल एसेट है। तो टेंजिबल एसेट का मतलब जो दिखाई देता है, इनटेंजिबल एसेट का मतलब जो नहीं दिखाई देता है। ठीक है, और ये पूरा किसके अंदर आता है? नॉन करंट एसेट्स के अंदर आता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स में एक चीज और आती है, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स नॉन करंट एसेट्स को मतलब एक और नाम से जान सकते हैं अगर तुम समझो तो, फिक्स्ड एसेट यानी वो एसेट जो हमारे पास में लंबे समय तक रहेगा, 1 साल से ज़्यादा तक के लिए रहेगा। अब आते हैं करंट एसेट्स पे। तो ये हमारा करंट एसेट्स है। करंट एसेट्स मतलब अभी करंट लायबिलिटीज बताया था, वैसे ही ये करंट एसेट्स है। समझो करंट एसेट्स क्या होता है। करंट एसेट्स यानी वो एसेट जिसका इस्तेमाल तुम 1 साल तक के लिए करोगे और उससे जो भी तुम रेवेन्यू यानी अपनी कंपनी की इनकम को बढ़ाने की कोशिश करोगे, प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करोगे। मतलब कि जैसे कैश है तुम्हारे पास, तुमको सैलरी पे करनी हो, तुमको रेंट पे करना हो, तुमको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करनी हो, तुमको और भी कुछ ऐसे खर्चे हो जो तुमको पेमेंट करना हो 1 साल तक के लिए, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 साल तक के लिए। ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो पैसा होता है वो सब चीज़ें अगर तुमको कहीं पर कुछ पेमेंट करनी हो तो कैश के थ्रू पेमेंट करोगे। अच्छा, उससे तुम्हारी इनकम ही बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। तो ये तुम्हारे जो हैं वो हो गए करंट एसेट्स हो गए। इसमें और भी चीज़ें आती हैं, गुड्स, स्टॉक और बैंक में जो पैसा है वो, और जो कैश पैसा है वो, ये जो है कुछ बेसिक चीज़ें यहाँ पे आती हैं। ठीक है, अब इसके बाद तो इसका जो यूज़ है वो 1 साल के अंदर तक के लिए होगा। अब आता है तुम्हारा फिक्टिशियस एसेट्स। सर फिक्टिशियस एसेट्स क्या है? ये एक्चुअल में ना क्लास 11th पढ़ लेते हैं बच्चे, 12th पढ़ लेते हैं, फिर 3 साल का ग्रेजुएशन भी कर लेते हैं, फिर इसके बाद 2 साल का मास्टर्स भी कर लेते हैं। कितने साल हो गए कॉमर्स की दुनिया में? 2, 3, 5 और 2, 7 साल। इसके बावजूद फिक्टिशियस एसेट्स का मतलब नहीं पता होता किसी को। ठीक है, बहुत ध्यान से समझो फिक्टिशियस एसेट्स। अभी यहाँ पे और ऐसे कुछ पॉइंट्स बताने वाला हूँ जिसका मतलब कि पूरे बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। ठीक है, देखो फिक्टिशियस एसेट्स क्या होता है। फिक्टिशियस एसेट्स जो है वो हमारा ऐसा एसेट है जो कि ना तो टेंजिबल है ना तो इनटेंजिबल है। तो सर ये टेंजिबल भी नहीं है, इनटेंजिबल भी नहीं है, तो है क्या ये फिक्टिशियस एसेट्स? क्या है फिक्टिशियस एसेट्स? एक्चुअल में लॉस है एक तरीके का। फिक्टिशियस एसेट्स एक तरीके का लॉस है जो कि जिसका ट्रीटमेंट 1 साल से ज्यादा तक के समय के लिए किया जाता है। क्या? 1 साल से ज्यादा तक के समय के लिए किया जाता है, वो हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है। अच्छा, मतलब क्या हुआ सर? एग्जाम्पल क्या हुआ? समझो, एग्जाम्पल के रूप में अगर देखूं तो एक है एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। बहुत ध्यान से समझना, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस। जैसे मैंने 5 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट किया एडवर्टीजमेंट में, अब उस 5 लाख रुपए का बेनिफिट मुझे आने वाले 1 साल नहीं बल्कि कई सालों तक मिलेगा। 1 साल नहीं बल्कि कई सालों तक मिलेगा। अब उसका वैल्यू मैं अभी क्या लिखूंगा? 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट, उसकी वैल्यू मैं हर साल 1-1 लाख रुपए कम करते जाऊंगा 5 साल तक के लिए। अगर मैं मान के चलूं कि अगर मेरा 5 लाख रुपए 5 साल तक चलता है तो वो क्या होगा? 5 साल तक मेरा हर साल 1-1 लाख रुपए कम होता जाएगा। ठीक है, तो इसको हम ना एक एक्चुअल में ये इसमें आता है, कहाँ गया ये? डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में। अभी आते हैं, उस पर भी आते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये इतना ही है, फिक्टिशियस एसेट्स बस इतना ही है। ठीक है, कि ना तो ये इंटेंजिबल है ना टेंजिबल है, ये एक तरीके का लॉस है जिसका यूज हम, या एक्सपेंस है जिसका यूज हम 1 साल से ज़्यादा तक के लिए जो है अपने मेंटेन करते रहेंगे, वो रिकॉर्ड करते रहेंगे उसका। ठीक है, अब आगे आता है हमारा रेवेन्यू का, रेवेन्यू रिसिप्ट। देखो रिसिप्ट मतलब रिसीव होना। ठीक है, कुछ ऐसा पैसा जो तुम रिसीव करोगे। रेवेन्यू रिसिप्ट भाई साहब, रेवेन्यू रिसिप्ट बहुत ध्यान से समझो कि रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, REVENUE। रेवेन्यू का मतलब क्या होता है? इनकम। ठीक है, यानी वो पैसा जो तुमको रिसीव हो रहा है तुम्हारी इनकम को बढ़ाने के लिए, दैट इज कॉल्ड रेवेन्यू रिसिप्ट। कहाँ से पैसा रिसीव होगा? तुम सामान बेचोगे, वहां से तुमको पैसा, तुमने कमीशन रिसीव किया, तुम्हें सैलरी मिली, कुछ और बोनस मिला। ठीक है, वो सारी चीजें जो है तुम्हारी क्या आएंगी?
रेवेन्यू रिसिप्ट का काम करेगी। ठीक, डन। इसके बाद आता है तुम्हारा कैपिटल रिसिप्ट। अब भाई ये कैपिटल रिसिप्ट क्या है? कैपिटल रिसिप्ट मतलब ये भी हमको पैसा ही रिसीव हो रहा है, लेकिन ये थोड़े बड़े अमाउंट में रिसीव हो रहा है। जैसे मान के चलो, क्या बोल रहा है ये कि कैपिटल रिसिप्ट में जब हम कोई एसेट बेचते हैं, सेल ऑफ मशीन हुआ, सेल ऑफ बिल्डिंग हुआ, अगर हमने कुछ ऐसा किया तो हमको क्या होगा, यहाँ पे वो जो पैसा रिसीव होगा दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। ठीक है, तो लिख देते हैं यहाँ पे सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ बिल्डिंग। ठीक है, ये सब चीज़ें जो आती हैं जब इनसे पैसा रिसीव होता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल रिसिप्ट। अब इसके बाद आते हैं एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर नाम से ही समझ में आ रहा है भाई, खर्चा है। एक्सपेंडिचर कोई कॉकरोच का नाम नहीं है, भूल मत जाना। ठीक है, एक्सपेंडिचर इज अ खर्चा। खर्चा क्या है तुम्हारा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखो 3 तरीके के हैं यहाँ पे। आ गया हमारा, ये हमारा पहला कैपिटल एक्सपेंडिचर, दूसरा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और ये हमारा तीसरा डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बहुत ध्यान से समझो, कैपिटल एक्सपेंडिचर के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ तो एक्सपेंडिचर यानी खर्चा, ऐसा खर्चा जो कि कैपिटल के फॉर्म में है, यानी कैपिटल के फॉर्म में है, यानी इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है। मतलब ये है कि अगर मैंने बिल्डिंग खरीदने पे पैसा लगाया, मैंने एसेट खरीदने पे पैसा लगाया, दैट इज कॉल्ड माई कैपिटल एक्सपेंडिचर। ठीक है, समझ में आया? कैपिटल एक्सपेंडिचर। अगला है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम को बढ़ाने के लिए जो मैंने खर्चा किया, ये यूजुअली 1 साल तक के लिए होगा, या मे बी अगर 1 साल से ज़्यादा हो रहा है तो भी ये इनकम को बढ़ाने के लिए हो रहा है। ठीक है, मेन इनकम को, जो कि कंपनी डे टू डे ऑपरेशन करके पैसा कमाती है, उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या चीज़ें होंगी भाई? रेंट पे करना, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करना, टेलीफोन बिल पे करना, ट्रांसपोर्ट का पैसा पे करना, दैट इज कॉल्ड ऑल revenue expenditure. ठीक, now the third one is deferred revenue expenditure. Understand the concept of deferred revenue expenditure. Deferred revenue expenditure का मतलब भी बहुत लोगों को नहीं समझ में आता है, उनके पूरे ग्रेजुएशन खत्म हो जाते हैं इसके बावजूद। Deferred revenue expenditure means which gives the benefit, ठीक, which gives the benefit for more than 1 year. फॉर एग्जाम्पल, क्या होगा एग्जाम्पल? अब भी बताया था, एडवर्टीजमेंट। क्या एडवर्टीजमेंट? देखो, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब ये वो पैसा है या ये वो खर्चा है जिसको तुमने कहीं पे यूज़ किया, जिसका बेनिफिट तुमको आने वाले कई सालों तक मिलेगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। नॉर्मली एडवर्टीजमेंट पे जो पैसा लगाया जाता है वो इसमें आता है। ठीक, दिस इज ऑल डन। 10th पॉइंट भाई साहब, कितने हो गए? 9 पॉइंट्स कर लिए। ओके, नाउ 10th पॉइंट इज एक्सपेंसेस। सर अभी तो आप एक्सपेंडिचर बताए, फिर एक्सपेंसेस बता रहे हो। अब एक्सपेंसेस क्या है? देखो क्या होता है, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का ही एक तरीके का हिस्सा है, ऐसा समझो। एक्सपेंसेस क्या है? जब हम कुछ सामान प्रोडक्शन करते हैं तो प्रोडक्शन करने में कुछ खर्चा लगता होगा। जब हम कोई सामान बनाते हैं तो उसमें रॉ मटेरियल्स लगता होगा, ठीक है, उसमें ट्रांसपोर्टेशन का पैसा लगता होगा, उसमें स्टोरेज का पैसा लगता होगा। तो ऐसे जो चीज़ें लगती हैं, जब कोई चीज़ मैन्युफैक्चर करने में कुछ खर्चा होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। ठीक है, एक्सपेंसेस इज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज फोकस्ड ऑन इनकम को बढ़ाने का खर्चा। ठीक है, और ये नॉर्मल जो डे टू डे बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं वो यहाँ पे आ रहा है। अगला है हमारा इनकम। अच्छा, थोड़ा सा ध्यान देना, 3 पॉइंट्स एक साथ हैं क्योंकि इनकम, गेन और प्रॉफिट। अब ये गेन और ये प्रॉफिट, ये दोनों मिला के इनकम बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। फिर से, ये गेन, ये प्रॉफिट दोनों मिला के इनकम बनता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक, ध्यान से समझो। तो इनकम यानी टोटल पैसा, इनकम यानी टोटल पैसा, प्रॉफिट भी और गेन दोनों मिला के जो पैसा हुआ वो इनकम हुआ। अब उसमें दोनों चीज़ें आएंगी। क्या? जो डे टू डे बेसिस पे सामान बेचता है वो भी आ जाएगा। ठीक है, समझो, इनकम का मतलब समझ रहे,
अब गेन का और प्रॉफिट का समझो तो इनकम ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा। इनकम यानी टोटल पैसा जो हमको, जो ऑर्गेनाइजेशन को मिलती है, ठीक है। गेन का मतलब समझो, गेन और प्रॉफिट में भी बहुत डिफरेंस है। ये भी ग्रेजुएशन के बाद भाई बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता। मैं एकदम आसान भाषा में समझाता हूँ कि तुमने डेली जो काम किया, तुमने जो डे टू डे बेसिस पे डेली काम किया, जो कंपनी का मेन काम है वो करके जो पैसा कमाए वो तुम्हारा प्रॉफिट हुआ। जो कंपनी का मेन काम है वो करके, जैसे मान के चलो कि कोई दुकान है वो सामान बेचता है, डे टू डे जो डेली यूटेंसिल्स होते हैं ना उसके सामान बेचता है, जो बेकरी वगैरह हो गए, जनरल स्टोर्स हो गए, वो सामान अगर बेच रहा है तो उससे वो अगर जो पैसा एक्स्ट्रा कमा रहा है 10 रुपए की चीज़ को 20 रुपए में बेच के, तो वो उसका 10 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है। वो प्रॉफिट हुआ जो डे टू डे बेसिस पे कमा रहा है। गेन कभी कभी होता है, गेन रोज रोज नहीं होता, कभी कभी होता है। लॉटरी लग जाना किसी की, दैट इज गेन। लॉटरी लग जाना इज गेन। 5 लाख रुपए की कोई जमीन थी, उसको 10 लाख रुपए में कहीं पे बेच दिए तो 5 लाख रुपए का गेन हुआ, ठीक। तो इनकम इज द टोटल ऑफ गेन एंड प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा तीनों का कंसेप्ट जो है यहां पे होता है खत्म। अब अगला है तुम्हारा 14th वाला लॉस। ये लोगों को ये पसंद ही नहीं है लॉस, बिजनेसमैन को तो ये कतई नहीं पसंद है लॉस। अच्छा, लॉस हो ना, मेरे को ऐसा लगता है इन केस लॉस हो तो कम से कम ऐसा 200-400 करोड़ का लॉस होना चाहिए। मतलब मैं भी लोगों को बताऊं यार मेरा $3 बिलियन लॉस हो गया, यार $5 बिलियन का लॉस हो गया, मेरे आज शेयर्स जो है वो डाउन है, ऐसा कुछ होना चाहिए ना लाइफ में, ठीक है। लॉस मतलब मेरे एक्सप्रेशन सही समझ गए होगे। लॉस मेरे को लगता है एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। लॉस ही है बस, ठीक। अगला है परचेज। परचेज खरीद रहे हो, सामान खरीद रहे हो, ठीक है। जैसे मैंने बताया 20 पंखा मैंने खरीदा, दैट इज कॉल्ड परचेज। गुड्स खरीदना, असल में ना ये गुड्स है, ये तुम्हारा 19th जो टर्म है ना ये गुड्स है। तो गुड्स एक्चुअल में क्या है, ये यहाँ पे आता है। परचेज यानी खरीदना, जितना सामान मैंने खरीदा दैट इज कॉल्ड गुड्स, ठीक है। अब परचेज में बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, लेकिन नॉर्मली हम उनका नाम मेंशन करते हैं। एक चैप्टर है, ठीक है, एक चैप्टर है जिसका नाम है जर्नल। ये जर्नल बनता है, जर्नल के बाद ये लेजर बनता है, मतलब ये जो अकाउंट वाला पार्ट है ना ये बनता है। फिलहाल अभी उसको छोड़ते हैं। जर्नल में ना हम ये परचेज और गुड्स वगैरह का थोड़ा सा डिफरेंशिएशन है वो समझेंगे, ठीक है। अभी फिलहाल ये समझो कि सामान खरीदा मैंने, जैसे यहाँ पे 20 पंखा खरीदा, अब परचेज रिटर्न आ गया, 20 पंखे में से 5 पंखे खराब निकले, मैंने उसको क्या किया, रिटर्न कर दिया था, यानी जो मैंने परचेज किया था वो मैं रिटर्न कर दे रहा, तो दिस इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। अगला है सेल्स। अगला क्या है हमारा, सेल्स है। अब सेल्स, सामान बेचा, अभी परचेज कर रहा था 20 पंखा, अब सामान फिर से मैं उसी पंखे को क्या कर रहा हूँ, नॉर्मल डेली कस्टमर्स को बेच रहा हूँ, जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स हैं उनको हम ये बेच रहे हैं, ठीक है। अब उसको भी बेचा, अब एक कस्टमर था, उसके ऑफिस के लिए 3 पंखा लेके गया था, 3 पंखे में से 1 पंखा खराब निकल गया तो उसने मुझे वापस कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड सेल्स रिटर्न। अंडरस्टूड। तो सेल्स एंड सेल्स रिटर्न इज ओके। आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन द गुड्स। गुड्स यानी हमारा जो भी सामान है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जो भी सामान, यानी अब सारे सामान में नहीं आएंगे, जो भी परचेज मतलब ट्रेडिंग के लिए जो सामान होगा, गुड्स हम उसी के लिए यूज़ करेंगे, जो हमारे ट्रेड करने के लिए जो भी टर्म्स होंगे ना वो आएंगे। तो यहाँ पे कुछ मैंने अभी 19 टर्म्स जो हैं एक्सप्लेन किए हैं आपको, इसमें अभी कुछ और 15-20 टर्म्स हैं जो मैं अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा क्योंकि, ठीक है। तो ये चैप्टर 2 का हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का फर्स्ट पार्ट है ये, ठीक है। अब सेकंड पार्ट जो है वो हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे तुमसे अगली क्लास में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, जो करना है सब अभी कर दो, आगे मौका नहीं मिलने वाला है क्योंकि वीडियो खत्म होने वाला है, ठीक है। चलो बाय बाय। बाप रे, चल भैया अनमोल, हो गया वीडियो बंद करें।